बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के तमाम नाजरीन को अली सलमान इस शो में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे बल्कि दीगर खेलों को भी आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा यह शो बड़ा ही स्पेशल शो है, तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ना सिर्फ आज हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत मौजूद होगी जो अपने वक्त में तेज़ बॉलिंग के लिहाज से मशहूर थी, तेज़ बॉलिंग के हवाले से मशहूर थी, और जब जब वो क्रिकेट खेले बहुत ही नीट एंड क्लीन क्रिकेट खेले, और जब बात करते हैं तो दिल से बात करते हैं। और शायद उन्हीं के लिए किसी शायर ने कहा है कि पर नहीं ताकत परवाज मगर असर रखती है। तो ये वाली बात जो है वो अब्दुल रऊफ के लिए जो है वो सादिक आती है, और अब्दुल रऊफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हाल है? ठीक है। लगता है अब्दुल रऊफ आप ही के लिए किसी ने कहा है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो बहुत खुल के बोलते हैं और दिल से बोलते हैं आप। दरअसल में बात यह है कि अगर सारे बंदे इस सिस्टम के साथ मुंसलिक हो जाए तो फिर जो हकदार है उनके लिए आवाज उठाने वाला तो एक भी ना बचेगा। तो हमारे जैसे कोई लोग होते हैं जो अपना आप सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए बात करते हैं। ठीक है, फिर आज देखते हैं कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, किस तरह हमारा आपका साथ रहता है। जरूर हम बात करेंगे अब्दुल रऊफ से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो आप सोचते हैं, वही अब्दुल रऊफ भी सोचते हैं। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात लेने हैं आज अब्दुल रऊफ से, लेकिन उससे पहले जिस तरह हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पीएसएल के बकिया मैचेस की वजह से कौमी टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका ताखीर का शिकार हो सकता है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ का इंकशाफ। दौरा जनूबी अफ्रीका जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल मुतवक्के। मोहम्मद हफीज और इमाद वसीम के स्क्वाड में वापसी का इम्कान। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में करवाए गए 69 अफराद के कोरोना वायरस टेस्ट मनफी आ गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लेग स्पिनर फवाद अहमद ने कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आने की तरदीद कर दी। कोरोना वबा के बायस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का वेन्यू तब्दील। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स की जगह साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। कीवी कप्तान केन विलियमसन इंजरी के बायस बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप के पहले रोज गोल्स की बरसात। माबदा ने गिलगित के खिलाफ 14 और मैशर यूनाइटेड ने सियालकोट सिटी के खिलाफ 19 गोल स्कोर किए। नेपाल से आई खिलाड़ी सौरभ लंबो ने इनफरादी तौर पर 10 गोल दाग दिए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने एवर्टन को 0-2 गोल से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन हासिल कर ली। कोशिश करेंगे कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना का ही हिस्सा रहें। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के नए सदर जॉन लपेर्टो। जोकोविच ने फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेनिस स्टार मुसलसल 311 हफ्ते तक एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 रहने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। कोरोना खदशात के पेश नज़र जापान ने रवा बरस गैर मुल्की तमाशाइयों के बगैर टोक्यो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स गेम्स मुनक्किद कराने का फैसला कर लिया। जी व्यूअर्स, आपने हेडलाइंस देखी और अब गुफ्तगू को आगाज़ करेंगे टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ से, कि जिनके नाम के आगे पाकिस्तान की जो बड़ी ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास की उनकी परफॉर्मेंस है। 639 विकेटें उनके नाम के आगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दर्ज हैं। अब्दुल रऊफ, सबसे पहले तो बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में हो रहा है, जिस तरह से PSL है जो है वो मुलतवी हुई और अब वो फ्रेंचाइज एक तरफ नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ नज़र आ रहा है, ये कुछ भी हो रहा है, गलती किसी की भी है, ब्लेम किसी को भी दिया जाए, लेकिन नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ है, पाकिस्तान का जो इमेज है वो डैमेज हुआ है। बतौर पाकिस्तानी, बतौर इंटरनेशनल क्रिकेटर आप क्या समझते हैं? देखिए अली भाई, एज ए क्रिकेटर तो मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा इवेंट था जिसका ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना बड़ा नाम बन चुका था, वो इस तरीके से मुलतवी हो जाना तो मेरे लिए भी और जितने भी पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन है सबके लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है। अब मकसद ये है कि हम आज नहीं देखते, हमने पिछले 15-20 साल इस पाकिस्तान में गुजारे हैं, और हमने जो दहशतगर्दी की एक लहर आई थी जिसमें पाकिस्तान के स्पोर्ट्स ने, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की मैशत ने और ओवरऑल कंट्री यार जितने भी शोबे हैं उन सब ने सफर किया था। हम भी उसका पार्ट एंड पार्सल थे। हमने अपना कैरियर स्पॉइल किया। हमें जितने मैचेस मिलने चाहिए थे हमें नहीं मिले। जो हमारे पाकिस्तान की जो अवाम है वो जिन लोगों को देखना चाहते थे वो ग्राउंड में नहीं देख सके। इंटरनेशनल प्लेयर से मिसिंग रहे, यहाँ पर क्रिकेट नहीं रही, और इसमें जो क्रेडिट जाता वो सबसे ज्यादा जाता हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो एजेंसीज के लोग हैं और पुलिस वाले हैं, जिनमें 5 से 10 हज़ार लोगों ने अपनी जानों मालों की कुर्बानी दी है, और उसके बाद 60,000 जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस की है, और मैशत पाकिस्तान की बहुत ज्यादा उससे सफर हुई है। उसके बाद जाकर ये क्रिकेट की रौनकी है और दोबारा जो पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल रिलेशन थे बाकी दुनिया के साथ वो बहाल होना शुरू हुए।
मगर उनका इस तरीके से जिस मदद का खेल तरीके से उनका इख्तिताम किया गया है और जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट की गई है ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज के इतने बड़े इवेंट के, वो मेरा ख्याल है कि नाकाबिले माफी है और इसमें कुछ लोगों को डेफिनेट मुर्दे इल्जाम ठहराकर उनसे जवाब तलबी करनी चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला, आप बात करें इंटरनेशनल रिलेशन खराब हुए, मुझे याद आया आपकी इस गुफ्तगू से कि आपका तो खुद मास्टर्स है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो आपसे बेहतर ये बात कोई बता नहीं सकता। लेकिन अब जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो हुआ सो हुआ, मिट्टी पाओ जी, लेकिन ऐसा क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कहना जो हुआ सो हुआ ये एक मसले का हल है? क्योंकि अब जो है सिर्फ सुहेल सलीम का जो रिजिग्नेशन है, क्या वो डस्ट को सेटल डाउन कर देगा, या आपको लगता है और भी बहुत सारे लोगों के इस्तीफे आने चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज किया है? देखिए अली भाई, जब हर वाक़े को आप अंडर द कारपेट डाल देंगे और हर चीज़ पे मट्टी पाओ और डंग टपाओ पॉलिसी पर अमल करेंगे, तो फिर इस तरीके से आस्ता-आस्ता जो छोटे-छोटे वाक़यात होते हैं वो किसी बहुत बड़े नुकसान का पेशख़ैमा बन सकते हैं। जिस तरह की आपको याद है कि 2008 में जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ तो श्रीलंकन पहले से कराची में मैचेस वगैरह खेल चुके थे। एक टेस्ट मैच हो चुका था, उसके बाद हमने कोई लूज़ पोल दिया उनको, तो उसके बाद लाहौर में उन पे अटैक हुआ, तो उसका खमियाजा हमें 10-15 साल क्रिकेट से आउट रहकर भुगतना पड़ा। इसी तरह ये जो इवेंट है, जो हम काफ़ी अरसे से बातें कर रहे थे कि ये जो चीज़ें हैं, जिस तरह लास्ट ईयर पीएसएल के कुछ मैचेस लाइव स्ट्रीमिंग उनकी जुए की वेबसाइट पर चलती रही है, उसको भी उन्होंने अंडर द कारपेट डाल दिया। उसके बाद जितनी भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भर्तियां की गई हैं उनको भी अंडर द कारपेट डाला। उसके बाद क्लब क्रिकेट ये 3 साल से नहीं ऑर्गेनाइज कर सके, उसको अंडर कारपेट डाल दिया। उसके बाद जो इनके साथ मुख्तलिफ लड़कों के इश्यूज थे उनको सही तरीके से ये काउंटर नहीं कर सके, उसको अंडर कारपेट डाल दिया। आपका जितना रीजनल या डिपार्टमेंटल सेटअप था उसको कोलैप्स कर दिया गया। आपकी जो सिटी क्रिकेट है उसको खत्म कर दी गई, उस पर भी मिट्टी डाल दी गई। और उसके बाद ये जो एक सीक्वेंस है वाकयात का, उसके बाद ये एक बड़ा वाकया हुआ पीएसएल का कि उसको डैमेज मिला। और इसमें भी मेरा ख्याल है कि आपको शायद मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाजा है कि जिस तरह जोफ्रा आर्चर थे, वो बड़ा नामी ग्रामी क्रिकेटर है इंग्लैंड का, उन्होंने एक ही जो ये स्कोर बबल है इसकी वायलेशन की थी उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने उसको टीम से साइड लाइन पर कर दिया था। हालांकि वो करंट प्लेयर था और उसका बड़ा नाम था, मगर इसी पीएसएल के शुरू होने से पहले जब वाब रियाज और डैरन सैमी ने वायलेशन की है कोड ऑफ कंडक्ट की, तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसा ओहदेदार ताकतवर नहीं था जो पूछने वाला हो। जब आपकी अपनी जॉब कंप्रोमाइज हो और आपको आपकी खुद अब्लाइज किया गया, तो फिर आप किसी दूसरे को कैसे पूछ सकते हैं? ये बताइए कि आप अकेले डॉक्टर सुहेल सलीम को इसका कसूरवार समझते हैं, या आप समझते हैं कि इसमें और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनको रेजिग्नेशन देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव की जानिब से आना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है पूरे दुनिया में। पाकिस्तान के जो ब्रांड था उसको इस डिसअपॉइंटमेंट तरीके से उसकी मौतली हुई है, और मेरा ख्याल है कि आगे भी इसके बड़े लॉन्ग सीक्वेंस होंगे पाकिस्तान की क्रिकेट में और काफी ज्यादा नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो इनके मामला चल रहे हैं डिफरेंट फ्रेंचाइज के साथ, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद आप जो नीचे लेवल पर डोमेस्टिक सर्किट पर आप बहुत बड़ा पैसा लगाना चाह रहे थे, उसमें आपके पास रकम नहीं होगी, आपके पास तनख्वाहों के लिए बजट नहीं होगा, तो इसके बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सुहेल सलीम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैनल पर थे, आप उनको पूछ सकते हैं कि किसमें कोरोना की तशखीस हुई है, किसमें नहीं है। वो ये बता सकते हैं आपको कि फलाना बंदा अफेक्ट है, फलाना नहीं। वो ये नहीं कर सकते कि जब आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेना है, जब उन्होंने बता दिया कि ये 2 बंदों ने इस जो ये वायलेशन की है कोड ऑफ कंडक्ट की, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाई ऑफिशियल थे उनका काम था उनको साइडलाइन कर देना या स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। इसमें सुहेल सलीम का कोई कसूर नहीं। ठीक है। और जिस तरह अब्दुल रऊफ ने बात की है कि बहुत सारी चीज़ें तो इन्होंने खुद जो है वो गिनवा दी कि क्या क्या जो वो ब्रीचेस हुई हैं यहाँ पर इस हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग में जो कोड ऑफ कंडक्ट था, जो SOPs थे, उनको फॉलो नहीं किया गया। इसलिए अगर थोड़ा सा और भी पीछे जाए तो लास्ट जो PSL 5 हुआ है उसके कुछ मैचेस जो थे वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में करवा दिए गए। बारिश ने मैचेस को मुतासर किया, वहाँ भी लोगों को क्रिकेट देखने से जो है वो महरूम किया गया। फिर नेशनल स्टेडियम कराची को PSL के लिए तैयार किया गया। एक ही बारिश में नेशनल स्टेडियम की छत जो थी, जो टेफ्लॉन की छत थी, वो नई छत जो थी वो उड़ गई और लोगों को जो है धूप में बैठ के मैचेस देखने पड़े। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मुसलसल इस बोर्ड के साथ होता देखते नजर आ रहे हैं। इस तरह अब्दुल रऊफ ने भी कहा, तो मेरे ख्याल में तो शायद इन्हीं के लिए क्या है कि हाथ से एकदम नहीं हुआ करते, वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ से एकदम नहीं हुआ करते। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के जबरदस्त फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ से। और जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था, आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि दिल से बात करते हैं और सच्ची बात करने के लिए मशहूर हैं अब्दुल रऊफ। लेकिन ब्रेक में हमें पाकिस्तान के एक और खेल से, जो बहुत ही पॉपुलर खेल है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में बड़ी तेजी के साथ तरक्की हासिल कर रहा है, फुटबॉल, इस खेल से जुड़ी दो ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिन्होंने पाकिस्तान की फुटबॉल की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ऐसे काबिल फख्र सपूत कि इन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 को कोच किया, पाकिस्तान की नेशनल टीम के ये असिस्टेंट कोच रहे, अपने इदारे की टीम के ये कोच हैं और अब साथ साथ इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। इनके जो इनके ओनर हैं, उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है कि पाकिस्तान की विमेंस फुटबॉल में पहली मरतबा इंटरनेशनल फुटबॉलर्स या फॉरेन फुटबॉलर्स को इन्होंने जो 13वीं कौमी लीग है, फुटबॉल चैंपियनशिप है, उसमें इंडक्ट किया, उसमें सिलेक्ट किया। मेरे साथ मौजूद हैं जबरदस्त फुटबॉल कोच नासिर इस्माइल साहब। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ GTV का कि आपने हमें इनवाइट किया और इस नेशनल चैम्पियनशिप के हवाले से, और जो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम आप करते हैं और जिस तरीके से ग्रास रूट को आप मोटिवेट करते हैं, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर ग्रास रूट एज वेल एज फॉर मी आल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच। नासिर इस्माइल साहब के साथ साथ मौजूद हैं माशा यूनाइटेड की कप्तान, नेपाल की बड़ी ज़बरदस्त गोलकीपर, और आज हमारी खुसूसी दावत में यहाँ पे तशरीफ लाई, माशा यूनाइटेड को लीड कर रही हैं। आज इनकी टीम ने 19-0 से अपने अपोनेंट के खिलाफ कामयाबी हासिल की। हमारे साथ मौजूद हैं एंजिला सुबह। एंजिला, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग टू अस हियर। पाकिस्तान आके मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। ऑलराइट, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ साथ हम बात करते हैं अब्दुल रऊफ से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ, ये बताइएगा, अब जो भी कुछ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब ये डस्ट जो है वो सेटल डाउन इतने आसानी के साथ नहीं होगी, और अब ये खबरें भी आ रही हैं कि फ्रेंचाइज ने भी कहा और कुछ क्रिकेटर्स का भी अब ये कहना है कि जी साउथ अफ्रीका का टूर जो है उसको आगे कर दिया जाए, PSL को जो है वो मार्च के तीसरे वीक में करा लिया जाए। आपको लगता है ये फिजिबल है? जी, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि एक इंटरनेशनल टूर और पाकिस्तान का और काफ़ी पुरानी असाइनमेंट है पाकिस्तान की, और इसमें जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड है उनकी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी तैयारियां मुकम्मल हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक किसी भी फ्रेंचाइज के कहने पर या किसी भी एक लीग के इनकाद पर एक आप इंटरनेशनल टूर को कैंसिल कर सकते हैं या उसको आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपने मैचेस वगैरह खेलने हैं वो डायरेक्ट उसका इफेक्ट जो आपका क्वालिफाइंग राउंड है वर्ल्ड कप के लिए उस पर भी आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा इनको आगे, क्यों अभी आपने लास्ट ईयर भी देखा है कि मार्च के महीने में भी जो कोरोना था वो अपनी शिद्दत पे था, और 12 से 14 मार्च को पाकिस्तान में तमाम लॉकडाउन कर दिया गया था। अभी एक दफा फिर मार्च है और इसी महीने में थोड़ी सी इसमें शिद्दत आई है और देखने में आई है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दूसरे इदारे भी इस किस्म का कोई। अब्दुल रऊफ, अब बात की जा रही है कि जी जून में हो सकता है इसको फिर करा लिया जाए, तो अब आप बताइए कि जून में आपने खुद बहुत क्रिकेट खेली है, जून की तपती गर्मियों में, तो क्या जून में फिजिबल है कि जून में इस पाकिस्तान सुपर लीग को मुकम्मल कराया जा सकेगा? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर पाकिस्तान की जो कंडीशन है और जो इस तरह का वेदर होता है जून में, उसमें दिन को तो क्रिकेट खेलना इम्पॉसिबल हो जाता है। मगर मेरा ख्याल है कि अगर शाम को मैचेस करवाए जाएं और लेट मैचेस शुरू किए जाएं और उनको सुबह के टाइम पर, सुबह फजर के टाइम पर उनको खत्म किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। मगर फिर भी डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी पे, कि आपको जो बाकी जो सिस्टम है वो अवेलेबल है या नहीं है, जो बात से आपकी जो प्लेयर्स हैं वो भी पाकिस्तान आएंगे या नहीं, जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी क्या कमिटमेंट है। ठीक है अब्दुल रऊफ, क्रिकेट की बात हम जारी रखेंगे, आपसे क्रिकेट की बात जरूर करेंगे, लेकिन जो है वो क्रिकेट में भी अब फुटबॉल खेली जा रही है, एक दूसरे के साथ पासेस दिए जा रहे हैं कि जी आपकी गलती है, आपकी गलती है, तो फुटबॉल वालों से थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभी आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आपने एक हिस्ट्री आपने क्रिएट कर दी, आपने और आपके जो ओनर है राय इंतखाब अली साहब के इंटरनेशनल फुटबॉलर्स। सवाल ये पैदा होता है कि नेपाली फुटबॉलर ही क्यों? देखिए, हमेशा जब भी आप कहीं से प्लेयर सेलेक्ट करते हैं तो उनको आप सेलेक्ट करते हैं उनकी कैटेगरी और उनकी पोजीशंस के हिसाब से। हमारा जो सार्क रीजन है, सार्क रीजन में इंडिया के बाद नेपाल सेकंड नंबर पे आता है अपनी विमेंस फुटबॉल के अंदर। इसलिए हमने नेपाल का चूज़ हमने इसलिए किया कि एक तो इनकी लीग इन कंटिन्यू थी और जस्ट फिनिश हुई थी, तो जो प्लेयर्स थी ये जो हमारे पास चारों आई हैं ये फिटनेस में बहुत अच्छी थी। और आज भी आप देखेंगे जो 90 मिनट्स का हमारा मैच, जो हमारी बच्ची अगर आप देखें अगर फुल इंटेंसिटी में होती तो शायद वो पूरा नहीं खेल सकती थी, लेकिन इनकी फिटनेस से हमारी बच्चियों को भी फ़ायदा हुआ
उनके भी टचेस इंप्रूव हुए और साथ साथ जो केसी का और सारो का जो कम्बिनेशन है बॉल पासिस का 1-2 वेरिएशन का, वो उसके हिसाब से उन्होंने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी, इसलिए हमने इनकी फिटनेस को देखते हुए, इनकी करंट परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, करंट अच्छा, ये इंतखाब आपका था, सिलेक्शन आपका था या आपके ओनर का था? हाँ, नहीं, हमारा और ओनर का आपस का एक जॉइंट वेंचर था, क्योंकि लाजिम बात है कि मैं फुटबॉल के अंदर अपने सार्क रीजन में इसमें काफ़ी स्ट्रांग हूँ। वो अपने रीजन में, जो उनका रीजन है जहाँ पे उनके बिजनेस है, साउथ अफ्रीका है, जहाँ पे हांगकॉन्ग है या दूसरे सिटीज़ हैं, वहाँ पे उनका जो लिंक्स है, जैसे हम अभी मेंस के अंदर हम एक और अब एक धमाका करने जा रहे हैं। हम 6 साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हम प्रीमियर लीग में लेके आ रहे हैं। जबरदस्त। तो उनका वो एक्सपीरियंस और सार्क का मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे अपने रिलेशंस है, साथ साथ मेरे जो साथी हैं शहजाद अनवर हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी इस मामले में मेरे साथ हेल्प की। मतलब सबका कंबाइंड, हाँ, एक कंबाइंड मूव थी जिसकी वजह से ये हमने प्लेयरों को बुलाया। अच्छा, ये सवाल मैंने नासिर इस्माइल साहब से इसलिए किया कि अमूमन कोई भी जब टीम होती है या कहीं भी कोई सिलेक्शन होती है तो आपने बहुत एक वर्ड सुना होगा, इंतखाब राय। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे राय इंतखाब अली ने सिलेक्शन किया है, तो पहले राय ली गई है फिर इंतखाब किया गया, तो अपने नाम की इन्होंने पूरी लाज रखी है। वैसे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पाकिस्तान की फुटबॉल आपने आज देखी, लड़कियों को आपने देखा, क्या एक्सपीरियंस रहा? First, I would like to thankful to Nazir sir. Today we are here because of him. हमने आज मैच खेला और हमने विन भी किया। मैंने अच्छा लगा कि पाकिस्तानी टीम भी अच्छा है। अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो खेल के, और कुछ नॉलेज हमने उनसे भी शेयर किया है और हमने भी उन लोगों से कुछ नॉलेज शेयर किया है। अच्छा लगा आज देख के। ठीक है, डिफरेंस कितना है गेम के अंदर? कितना डिफरेंस है कि यू आर नंबर 2 इन एशिया, एज ही सेड कि आप इंडिया के बाद आप नंबर 2 पर आते हो विमेंस फुटबॉल में, तो डिफरेंस क्या लगा आपको पाकिस्तानी लड़कियों में अपनी नेपाल की फुटबॉल जो विमेंस फुटबॉल है? डिफरेंस बहुत लगा, क्योंकि गैप है काफ़ी। मैंने 2014 पर पाकिस्तानियों का गेम देखा था। वहाँ पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और हमने सिर्फ 2 गोल से ही उन लोगों को जीता था। आज देखा तो मैंने कुछ डिफरेंट पाया है। पहले अच्छा खेलता था लेकिन आज थोड़ा भी नीचे आया पाकिस्तान फुटबॉल। ठीक है, ऑलराइट। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ, नेपाल में कितनी मालूमात है नेपाल में आपको मनीषा कोइराला के अलावा? कोई ज्यादा नहीं है। आज आपको बहुत सारी मालूमात फुटबॉल से मिल जाएंगी, हमारी स्टार फुटबॉलर यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा अब्दुल रऊफ कि अब बात हो रही है कि अब साउथ अफ्रीका की जो टीम अनाउंस होने वाली है उसमें इमाद वसीम आ सकते हैं, शादाब ने अदम दस्तयाबी अपनी जाहिर कर दी, मोहम्मद हफीज की आमद जो है वो मुमकिन हो सकती है। कैसा लग रहा है आपको स्क्वाड? क्या सिलेक्ट हो सकता है? आपको लगता है कि जो इन्होंने ये इतने बहुत सारे प्लेयर्स को लॉलीपॉप भी दिए थे, कामरान गुलाम को इन्होंने शामिल किया नहीं खिलाया, सऊद शकील को उन्होंने शामिल किया नहीं खिलाया, साजिद खान को शामिल किया नहीं खिलाया, तो आपको लगता है कि इनको कैरी करेंगे या फिर इनमें से कुछ को ड्रॉप भी कर देंगे? देखिए, उस वक्त जो सिनेरियो था वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड में भी तीनों फॉर्मेट हार गया था, इंग्लैंड से भी हार के आया था, उससे पहले पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में भी शिकस्त हुई थी, और उसमें जो कुछ प्लेयर्स थे वो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान टीम के साथ थे, इसके बावजूद कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और बैड परफॉर्मेंस के बावजूद उनको साथ रखा गया था। और उसमें जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट थी या कोचिंग स्टाफ था, उनके फेवरेट प्लेयर्स भी उनको ऑस्ट्रेलिया भी लेके गए थे, इंग्लैंड भी लेकर गए और न्यूजीलैंड में भी उनको साथ रखा था। मगर एक कंप्लीट फेलियर के बाद जब नई सिलेक्शन कमेटी उन्होंने अनाउंस की तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट थी या पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी थी, उस पर जो मीडिया था या सोशल मीडिया और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम का बहुत बड़ा प्रेशर था कि अच्छा रऊफ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा। आपको ऐसा लगता है कि आपने भी सोशल मीडिया की बात की, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है इंक्लूडिंग चीफ सिलेक्टर, बहुत सारे वो लोग मौजूद हैं जो खुद सोशल मीडिया पे शोज करते रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बोलते रहे, जो चीफ सिलेक्टर साहब हैं खुद वो सरकारी टीवी पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते रहे। तो लोगों के मुंह बंद कराने के लिए इतना बड़ा स्क्वाड अनाउंस किया था, लेकिन खिलाना किसी को भी नहीं था। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आ रहा था कि वो इस एक प्रेशर बिल्ड हुआ और उस प्रेशर को सामने रखते हुए और एक डिफीट भी सामने थी इनके, तो इन्होंने अपना जो फेस सेविंग के लिए जितने भी जिस तरह यंगस्टर थे, जिस तरह साउद शकील था उसने काफी परफॉर्म किया था, कामरान गुलाम ने परफॉर्म किया था, ताबिश खान पिछले काफी अरसे से कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था, इन सब को उन्होंने टीम के साथ तो रख लिया। मगर जिस तरह की पिच तैयार की गई कराची में और रावलपिंडी में, वो बिल्कुल स्पिनर को सपोर्ट कर रही थी और उसमें जो लॉटरी निकली है वो नुमान अली की निकली है और उसके अलावा कोई भी नया लड़का जगह नहीं बना सका। तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे जाकर नुमान अली इतना ज्यादा कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, मगर उनको लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर नुमान अली खेल रहे तो फिर काशिफ भट्टी का क्या कसूर था?
देखिए, ये पूछना चाहिए पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड की साबिक मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच है या जो पुराने कोच थे या सिलेक्टर थे, उनसे पूछना चाहिए कि एक आदमी जिसने पिछले 10 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान की डोमेस्टिक पे और बड़ा टॉप बॉलर था, उसको आपने बगैर खिलाए 2-3 टूर करवाए, उसके बाद बाहर कर क्यों कर दिया? इसमें किसका फॉल्ट है? और उसके बाद भी कोई ऐसा बॉलर भी तैयार नहीं कर सके। देखेंगे ये 3-4 बॉलर थे पाकिस्तान के स्पिनर, जिसमें सईद अजमल है, अब्दुल रहमान, जुल्फकार बाबर था। तो इनका भी रिप्लेसमेंट पाकिस्तान के पास अभी तक कोई ना तो आया और ना ही तैयार कर सके। बल्कि लेफ्ट आर्म स्पिनर का रिप्लेसमेंट, अब्दुल रहमान का रिप्लेसमेंट आपको 35 ईयर्स में नुमान अली को खिलाना पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें एक जो है क्वेश्चन मार्क तो आ जाता पूरे सिस्टम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ठीक है। अच्छा अब्दुल लोग, आपने कराची में भी काफ़ी क्रिकेट खेली, रमज़ान क्रिकेट भी आपने काफ़ी खेली, बहुत आप इन है आप कराची की क्रिकेट के हवाले से भी। आपको क्या लगता है सरफराज को देखकर कि सरफराज जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सरफराज क्या सेकंड चॉइस रहेंगे, या आपको लगता है कि ऐसे जिस तरह दूसरे विकेट कीपर आ रहे हैं, रोहिल नज़ीर आ रहे हैं या और विकेट कीपर आ रहे हैं, तो सरफराज के लिए थोड़े से जो अलार्मिंग बेल बज चुकी है? मेरा नहीं ख्याल कि अभी इनका कोई इतना ज्यादा कंपटीशन आपस में रह गया है, क्योंकि रिजवान को जब अपॉर्चुनिटी मिली है न्यूजीलैंड से, उन्होंने कंसिस्टेंट स्कोर करना शुरू कर दिया था और उसके बाद जो सारा जो प्रेशर था वो सरफराज अहमद पर आ गया। और मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए था एज ए पाकिस्तान के एक्स कैप्टन, उनको बेंच पर बाहर बैठना नहीं चाहिए था, बल्कि उनको साइडलाइन हो जाना चाहिए था। अगर उनकी जगह बनती तो सिलेक्शन कमेटी उनको दोबारा बुला लेती, क्योंकि जब आप टीम के एक तो टीम के साथ होना डिफरेंट चीज है और टीम से बाहर हो जाना वो डिफरेंट चीज है। जब आप बेंच पर बैठे लेकिन अब्दुल लोग यहाँ थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, वो खुद से कैसे कह देते कि मुझे बाहर कर दो? मेरे सामने तो इमरान फरद की मिसाल मौजूद है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ वो सिर्फ अपनी एरिया की बीमारी की वजह से उन्होंने टूर से दस्तबरदारी जाहिर की और उसके बाद उनको कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूछा ही नहीं, उनको रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ा। तो कोई अपनी जगह कैसे इतनी आसानी से छोड़ सकता है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि बाहर बैठने से जो आपका जो मेंटल लेवल है वो काफी गिर जाता है और जो आपकी जो आपका माइंडसेट भी उस तरीके से नहीं चलता जिस तरीके से अभी सरफराज के साथ हुआ है। क्योंकि कंसिस्टेंट जब बाहर बैठते हैं तो अगर आप टीम से बाहर होकर घर चले जाए तो एक डिफरेंट सोच होती है, आप फ्री माइंडेड होकर दोबारा क्रिकेट का आगाज कर सकते हैं। मगर वहां पर बैठकर आप 24 घंटे साथ इन्वॉल्व भी रहते हैं और उसके बाद खेल भी नहीं सकते, तो आपकी जो माइंडसेट है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करता है और उसका आपके जो कैरियर पे बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट आता है, जिस तरह के सरफराज पे अभी आ रहा है। अच्छा अब्दुल लोग, मेरे पास अब 20 सेकंड है, सिर्फ मुझे दो आपसे क्विकली मुझे जवाब चाहिए, जल्दी जल्दी। पहले तो ये बताइए कि जो हफीज के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, इनको सी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, इस पे आपकी क्या जो है वो इनपुट है? बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने इतने सीनियर प्लेयर को पाकिस्तान टीम के साथ रखना तो उसको एक कैटेगरी में शामिल करना चाहिए था और हफीज ने बिल्कुल ठीक किया कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। दूसरे मेरी बात आपसे जो मैं पूछना चाह रहा हूं कि अभी बात हो रही है कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से, आप और आफाक रहीम दो ऐसे क्रिकेटर हैं कि जो जिन्होंने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। आफाक रहीम जो है वो मीरपुर से, आप रावलाकोट से हैं, तो क्या कोई आपको ऑफर आई है कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से? क्योंकि सही कश्मीरी तो आप और आफाक रहीम ही हैं। देखिए, इस चीज का काफी लंबा जवाब है, ये 1-2 सेकंड में नहीं होगा, क्योंकि जो अभी आर्टिकल 370 या 35A है उसमें वो जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, तो वो उसमें एक जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है उसमें वो आपको ना आप किसी को कश्मीरियत सौंप सकते हैं और आप उसकी शहरियत वापस ले सकते हैं। जिनके पास वहां पर जमीनें हैं जो होल्ड कर रहे हैं वही कश्मीर के असल बाशिंदे तस्वर होंगे और हमारे पास माशाल्लाह ये सारा कुछ है और ना मुझसे कोई कश्मीर की शहरियत छीन सकता ना वापस ले सकता है, क्योंकि मैं वहीं का बाशिंदा हूँ। हम केपीएल में आपको देख सकते हैं, शॉर्ट कंसाइज बताइएगा। देखिए, मेरा अभी तक उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ और अगर हुआ तो उसके बाद फिर आप ठीक है। चले, आपको उनसे राब्ता नहीं हुआ लेकिन हमारा और आपका राब्ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी टीवी के लिए वक्त निकाला, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने बहुत खुल के बात की और हमारा और अब्दुल रऊफ के साथ इस शो के लिए इतना ही रहा। इंशाल्लाह अगले किसी शो में अब्दुल रऊफ के साथ ज़रूर जो है बड़े मज़े की बातें और बड़े दिल की बातें और सच्ची बातें ज़रूर शेयर करते रहेंगे। तो नाज़रीन, क्रिकेट को हम यहीं पर थोड़ा सा साइड पर रखते हैं और अब बात कर लेते हैं ज़रा फुटबॉल के हवाले से, क्योंकि आज हमारे साथ नेपाल की बड़ी ज़बरदस्त जो स्टार मौजूद हैं, एंजिला सुबा, और नेपाल के हवाले से जब जब जहन में आता है तो हमारी जो मालूमात है वो खटमंडू पे आके रुक जाती हैं, किंग बरिंद्रा पे आके हमारी मालूमात रुक जाती हैं। एक दो फिल्में भी बनी हैं लव इन नेपाल के नाम से, वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा नेपाल का जिक्र आ जाता है और जो कोपैमा है, जो माउंटेनियर हैं, उनके हवाले से नेपाल का नाम जहन में आता है। एक अदाकार थे पाकिस्तान की मूवी के, शिवा, उनका नाम जहन में आ जाता है। सुषमा शाही एक अदाकारा थी, लेकिन अब नेपाल दोबारा से जो है वो पाकिस्तान में खबरों की जीनत बनाए। इनकी वजह से और क्यों बनाए ये ज़रूर हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल के हवाले से कि जहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी माशा यूनाइटेड ने कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा फॉरेन प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में शामिल किया। नासिर भाई, आज जो आपका मैच हुआ उसमें बड़ी ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही। 19-0 से आपने सियालकोट को हराया। हालांकि इब्तिदा में आप इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं थे, लेकिन एक मॉडल टाउन का क्लब विदड्रॉ हुआ, उसके बाद आपको खेलने का मौका मिला। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, इनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए अली भाई, हमारी जो एंट्री हुई है वो ये समझ लें कि वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसे होती है ना, उस टाइप से हमारी एंट्री हुई। हमने एक रिक्वेस्ट दी थी, तो फॉर्चुनेटली वो टीम अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हो गई और फॉर्चुनेटली हम इन हो गए टूर्नामेंट के अंदर। तो हमें प्रॉब्लम इसलिए हुई कि तमाम लड़कियां ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी थी तमाम जगहों से। फिर हमने रिक्वेस्ट की फेडरेशन को कि भाई हम थोड़ी सी लेट रजिस्ट्रेशन सेंड करेंगे ताकि हम अपनी टीम बना लें। तो उन्होंने हमें ऑब्लाइज किया और ऑब्लाइज करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप जो है वो टीम अपनी बना लें। लेकिन जब मैंने ट्रायल्स किए और जब मैंने देखा कि हमारे पास मटीरियल नहीं है, तो फिर मैंने अपने ऑनर से बात की, इंतखाब भाई से कि जी क्या करना है। उन्होंने कहा सर गो एट सर, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरनेशनल प्लेयर्स की, अगर वो आना चाहती हैं और आ सकती हैं इस छोटी सी टाइम के अंदर तो आप करें। तो फिर मेरे अपने रिलेशंस हैं सार्क रीजन के अंदर है, फिर अपने फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ कोचिंग करते हैं, मैंने उनसे रब्ता किया, बातचीत की। फिर जो मेरे कुलीग हैं शहजाद अनवर, उनसे मेरी बात हुई, तो हम दोनों का एक जॉइंट वेंचर बन के फिर हमारे राय इंतखाब साहब ने उसमें हेल्प की। और फिर इस तरीके से हमने रब्ता किया, रब्ता करके फिर इनकी जस्ट लीग ख़त्म हुई थी अभी, तो हमने ये कहा कि अब लीग ख़त्म हुई है तो शायद ये थकी हुई होंगी, तो इनकी तरफ से रिक्वेस्ट भी आई कि हम अभी थोड़ा सा थके हुए, हमें टाइम दे दें। फिर हमने रिक्वेस्ट की कि जी टाइम हमारे पास। नासिर भाई, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि जिस तरह नासिर भाई ने कहा कि थोड़ा थके हुए हैं, तो आज तो इनको खेलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इनकी टीम ने 19 गोल्स कर दिए। 10 गोल करने में जो है वो इनकी जो प्लेयर थी सारा लिम्बो, वो कामयाब हो गई। तो गोलकीपर के पास तो शायद बॉल आई नहीं होगी। तो एंजिला, आपके पास बॉल आई थी, आपको खेलने का मौका मिला या आपने बॉल को टच भी नहीं किया? आज मैंने एक बार ही टच किया, वो भी डिफेंस से मैंने मांगा था। मैंने एक बार ही टच किया है, तो मेरा टीममेट्स ने बहुत अच्छा खेला है, तो मेरे पास बॉल ही नहीं आया है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, जब आप खेलने आई पाकिस्तान, तो जाहिर सी बात है आप फीमेल हैं और अपने मुल्क को छोड़ के आई हैं पाकिस्तान। अमूमन अब इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स हो नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव होना शुरू हुआ है। तो घर वालों का कोई ऐसा कुछ था, इंस्ट्रक्शन थी कि आप पाकिस्तान जा रहे हो, तो कुछ मना किया उन्होंने आपको? नहीं, मेरे फैमिली ने इजीली अलाउ किया है कि तुम जा सकते हो, क्योंकि पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं 2014 पर आई थी मैं खेलने के लिए साफ गेम इस्लामाबाद पर। वहाँ पर बहुत अच्छे लोग मिला है, उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, अच्छे से ट्रीट किया है और अच्छे से प्यार दिया है। मैं कभी भी दूसरों कंट्री पे गए हैं, लेकिन वहाँ से मैंने इतना प्यार नहीं पाया था कि मैंने आज पाकिस्तान में पाया है। ऑलराइट, बात हम करते रहेंगे और हम बात कर रहे हैं आज नेपाल की फ़ुटबॉल के हवाले से, पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक चीज़ में शेयर करता चलूँ कि जो नेपाल का जो नेशनल गेम है, जिस तरह पाकिस्तान का नेशनल गेम हॉकी है, बांग्लादेश का नेशनल गेम कबड्डी है, इस तरह जो नेपाल का जो नेशनल गेम है वो है वॉलीबॉल। तो आज हमने बात की क्रिकेट की, आज हमने बात की फ़ुटबॉल की, अब हम आपको लेके चलते हैं ज़रा बास्केटबॉल की तरफ, ज़रा देखते हैं। लाहौर में होने वाले बास्केटबॉल इवेंट को मुनक्किद करवाने का मकसद खवातीन को प्रमोट करना था। इस तरह के इवेंट से सलाहियतों को निखारने का मौका मिलता है, साथ ही साथ नेशनल लेवल पर खेलने के मौके भी मिल सकते हैं। स्कूल और कॉलेज में बच्चियों के इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, जिससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऑर्गेनाइजर का कहना था कि हम बच्चों के टैलेंट को निखारने के लिए ऐसे इवेंट्स करवाते हैं और इंटरनेशनल सतह पर खिलाने के भी उम्मीदवार हैं। गेम्स तो बहुत ज़रूरी हैं नौजवानों के लिए। ये हम जो कंप्यूटर की गेम्स खेलने शुरू कर दिए, उसमें से निकल के हमें आउटडोर गेम्स बहुत एसेंशियल, और इसके लिए काम होना चाहिए, हो भी रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए, डेडिकेशन चाहिए इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में आफ्टर कोविड आज ये वापस स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होना, ग्राउंड में आना, इट साउंड्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। ख़वातीन वैसे भी हमारी हर फील्ड में माशाल्लाह से बहुत आगे आ रही हैं और ये आना भी ज़रूरी है। नौजवान नस्ल के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ ऑफिशियल्स का, पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के, जिन्होंने ऐसे हालात में, यानी कोविड के बाद अब मेरा ख्याल है कौम को बाहर आना चाहिए
और बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे वो शुरू होनी चाहिए। खेल के इख्तिताम पर बच्चों को मेडल्स और इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। थैंक यू सो मच सबा फॉर दिस एक्साइटिंग रिपोर्ट। और अब हम बात कर रहे हैं वापस ज़रा फुटबॉल की तरफ। नासिर भाई, अब ये बताइए कि जो आपने इंडक्शन किया है ये फॉरेन प्लेयर का, अब क्या ऐसा लगता है कि आपको कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग उसमें हम देखते हैं नेपाल से संदीप लेमचाने खेलने आ रहे हैं, पारस खाटका का भी नाम आया था ड्राफ्ट के अंदर, तो क्या जो पाकिस्तान की जो फुटबॉल है उसमें जो है ना सिर्फ माशा यूनाइटेड में बल्कि दीगर क्लब्स में भी जो है वो फॉरेन प्लेयर्स की आमद का सिलसिला शुरू होता नज़र आ रहा है? सारी चीज़ें डिपेंड के ऊपर कि कौन से क्लब के पास फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग है। मैं इस वक्त तक अभी तक तो नहीं समझता कि हमारी माशा के अलावा कोई ऐसी टीम अभी है कि जो इतना बड़ा अमाउंट जो है वो अडॉप्ट कर सकती है और इंगेज कर सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगरचे हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज़ विमेंस की टीम्स को ओन करना शुरू कर दें और ये ड्राफ्टिंग का सिलसिला है, अगर इस तरफ वो तवज्जो दें कि जो अच्छी टीम्स हैं या अच्छे प्लेयर्स हैं उनको लेके फ्यूचर के अंदर ये शहरों के नाम पे टीम बना के नेशनल चैम्पियनशिप के अंदर डालें और उनके फ्रेंचाइज ऑनर्स बने, तो ये क्यों नहीं हो सकता? क्रिकेट के अंदर हो सकता है तो फुटबॉल में भी हो सकता है, डेफिनेटली इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और इस तरफ आना पड़ेगा। अगर हमने अपनी विमेंस फुटबॉल को प्रमोट करना है तो हमने ये एक मिक्स ब्लेंड बनाना ज़रूरी है कि हम एक अच्छे प्लेयर्स को बुला के, जो हमारे प्लेयर्स हैं, हमारी प्लेयर्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या है कि जो क्वालिटीज़, टेक्निकल क्वालिटीज़ आउटसाइड से, जैसे नेपाल से आज आपने देखा कि सारों ने, यानी उसने असिस्ट भी बहुत ज़्यादा किए और उसने गोल भी किए, तो ये एक इंडिविजुअल क्वालिटी उसके अंदर थी जिसकी वजह से जो हमारी लोकल लड़कियाँ थी जो मुख्तलिफ शहरों भी एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला होगा। अच्छा एंजेला, ये बताइएगा कि अब आप वहां जाएंगी तो क्या आप उम्मीद रखें कि कुछ पाकिस्तान की फुटबॉलर्स हैं उनको भी आप वहां पे प्रमोट करेंगी ताकि बायलैटरल रिलेशनशिप इस हवाले से हमें नजर आए? मुझे लगता है कि अब पाकिस्तानी टीम अच्छा भी होगा और आज सरू ने अच्छा गोल किया है तो सब कुछ ने देख लिया नहीं होगा। सो सरू ने 10 गोल किया तो और लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ नॉलेज उससे भी शेयर कर देंगे। अच्छा, अब ये आपका कैमरा है, इसमें देख के अगर आप कुछ कहना चाहें पाकिस्तान की आवाम से, यहाँ से आपको बहुत प्यार मिला, हम सब नेपाल से बहुत प्यार करते हैं, फ्रेंडली एक नेशन है, इस कैमरे में देख के अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ और यहाँ आके सब पाकिस्तानियों के अच्छा प्यार मिला है। और मैं ये कहना चाहूँगी, जब आपका बेटा बेटी खेलना चाहेंगे तो आप उसको इजीली अलाउ करें और सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजेला, आप हमारे साथ इस शो का हिस्सा थी। लेकिन नासिर भाई, आप भी अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो आपका नाम, राय इंतखाब अली साहब का नाम ज़रूर लिखा जाएगा, कुछ कहना चाहें? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ नेपाल फुटबॉल फेडरेशन का, नेपाल की गवर्नमेंट का, कि उन्होंने हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और छोटे से बहुत शॉर्ट टाइम में इन प्लेयर्स को हमारे पास भेजा और बड़ा प्यार के साथ भेजा। हमने इनका पूरा टेक केयर किया हुआ है और पाकिस्तान और नेपाल का जो रिलेशन है वो इंशाल्लाह ज़रूर कायम व दायम रहेगा। साथ ही साथ हमारी प्लेयर्स, जैसे एंजेला ने कहा कि हम यहाँ पे आए हैं, तो जो हमारी बेस्ट प्लेयर्स होंगी डेफिनेटली ये भी उनको देखेंगी और देखने के बाद रिकमेंड करेंगी कि पाकिस्तान की कुछ बच्ची ऐसी हैं कि जो जाके नेपाल में परफॉर्म कर सकती है। तो ये एक फ्रेंडली जेस्चर है। स्पोर्ट्स जो है वो एक एम्बेसडर होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं मुल्कों के, इसी वजह से प्लेयर स्पोर्ट्समैनों की वजह से रिलेशंस बनते हैं। तो ये रिलेशंस नेपाल और पाकिस्तान का जो क्रिएट हुआ है, फ्यूचर में भी इंशाल्लाह जब चैम्पियनशिप होगी तो ये नेपाल की प्लेयर्स इंशाल्लाह हमारी टीम का हिस्सा होंगी। थैंक यू सो मच नासिर इस्माइल साहब, एक ज़बरदस्त पाकिस्तान के फुटबॉल के कोच, और इसके साथ साथ एंजेला सुबह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मैच भी खेला, फिर भी आप GTV की इस खुसूसी दावत पे हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाई, अपने एक्सपीरियंसेस को आपने शेयर किया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कोशिश और ये काविश, आपको मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी, क्योंकि हमने इस GTV स्पोर्ट्स में एक खेलों का एक गुलदस्ता सजाया है। आपने देखा कि हमने ना सिर्फ क्रिकेट की बात की, हमने फुटबॉल की बात की, हमने बास्केटबॉल की बात की, बल्कि हमने दीगर खेलों को भी हमने शामिल किया। कल रात 11 बजे तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।